हाय एवरीवन, वेलकम टू द एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज। इस सीरीज में हमने पहले द लिविंग वर्ल्ड एंड उसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज हम दूसरा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग प्लीज़ अपना एनसीईआरटी साथ में लेके चलिए एंड मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लाइन्स हाईलाइट करती जाऊँगी, आप लोग प्लीज़ उसे हाईलाइट कर लेना एंड मेरे साथ साथ पढ़ते जाना। मैं सारे जो पॉसिबल क्वेश्चंस है सारे बता दूंगी एंड इंपॉर्टेंट चार्ट्स इंपॉर्टेंट डायग्राम सारा कुछ मैं इस चैप्टर का बता दूंगी। आप लोग प्लीज़ मेरे साथ साथ इस चैप्टर को कंटिन्यू करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. It was done instinctively, not using criteria that were scientific, but born out the need to use organisms for our own use, for food, shelter and clothing. Food, shelter and clothing के लिए organisms को use किया गया था बहुत पहले के ज़माने से। Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. Aristotle एक साइंटिस्ट था, उन्होंने पहले इन चीज़ों को साइंटिफिक बेसिस पर क्लासीफाई करने का फैसला किया था। ये वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि साइंटिस्ट ने पहले साइंटिफिक बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया था। इसका आंसर होगा एरिस्टोटल। एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs. उन्होंने trees, shrubs and herbs इन तीनों कैटेगरी में प्लांट को क्लासीफाई किया था। किसके बेसिस पर? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर। तो ऐसा क्वेश्चन उठ के आ सकता है, व्हाट वाज द क्राइटेरिया चूजन बाय एरिस्टोटल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तब आपका आंसर होगा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर क्लासीफाई किया गया था प्लांट्स को तीन टाइप्स पे, ट्रीज, shrubs एंड हर्ब्स। जो बड़े बड़े पेड़ थे उसको ट्रीज नाम दिया गया था एंड छोटा वाला shrubs एंड उससे भी छोटा वाला उसको हर्ब्स बोला गया था। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs. He also divided animals into two groups, those which had red blood and those that did not. उन्होंने एनिमल्स को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया था, जिसका रेड ब्लड है एंड जिसका रेड ब्लड नहीं है। तो एनिमल्स को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया था, रेड ब्लड एंड विच डू नॉट हैव रेड ब्लड। तो उन्होंने प्लांट्स को थ्री टाइप्स पे डिवाइड किया था, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। एंड एनिमल्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया था, एक रेड ब्लड वाला जिसका रेड ब्लड है एंड दूसरा जिसका रेड ब्लड नहीं है। इन लिनियस टाइम ए टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विथ प्लांटी एंड एनिमलिया किंगडम वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पेक्टिवली। जैसा कि हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में डिस्कस किया था, कैरोलस लिनियस साहब ने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। उन्होंने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी दिया था, उसको प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम से डेवलप हुआ था, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। किसने दिया था? लिनियस ने। लिनियस ने टू किंगडम सिस्टम दिया था, प्लांटी एंड एनिमलिया। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ये जो टू किंगडम सिस्टम था वो did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes। ये बेसिकली इसका डिसएडवांटेज हो गया। टू किंगडम सिस्टम का डिसएडवांटेज पूछा जाए तो आपको बताना है, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी है फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई। फंजाई जो होता है ना वो नॉन फोटोसिंथेटिक है, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। इसका बेसिकली डिसएडवांटेज पूछा जाए तो आप लोगों को 18 पॉइंट्स याद रखना है। ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको 18 पॉइंट बेसिकली याद रखना है। Did not distinguish between eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular organisms, and photosynthetic and non-photosynthetic organisms. Classification of organisms into plants and animals was easily done.
and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. इस क्लासिफिकेशन को इजीली किया गया था और इजीली अंडरस्टेबल भी था, बट ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना, कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी थे जो कि एक टू किंगडम सिस्टम में क्लासीफाई नहीं किया जा सकता था, टू किंगडम सिस्टम में फॉल नहीं करते थे, डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। मतलब कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो प्लांटी में भी नहीं आते थे और एनिमेलिया में भी नहीं आते थे, तो बेसिकली इसको प्लांट में भी नहीं रख सकते थे, हम एनिमल किंगडम में भी नहीं रख सकते थे, तो इसके लिए एक नया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का इन्वेंट किया गया। Hence the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. इसको कुछ साइंटिस्ट ने मानने से इनकार कर दिया कि अब टू किंगडम सिस्टम हम नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि टू किंगडम सिस्टम में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी है जो प्लांटी एंड एनिमलिया दोनों में फॉल नहीं करते, तो इसके लिए एक नया किंगडम बनाना पड़ेगा। Besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship, etc. इनके बेसिस पर नया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को लाया गया। जैसे ग्रॉस मॉर्फोलॉजी हो गया, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी तो पहले से ही था, उनमें से भी सेल स्ट्रक्चर हो गया, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी लाया गया। Though plant and animal kingdom have been a constant under all different systems, the understanding of what groups organisms we include under these kingdoms have been changing. The number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over the time. Over the time different scientists आया और different जो अपना system of classification है उनको लाया गया। इसके बाद आगे हम टेबल नंबर 2.1, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस टेबल को आप लोगों को याद करना है, इसमें से ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठ के आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में। तो इसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का मेंशन किया गया, जिसमें आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो सेल टाइप देख लेते हैं, मोनेरा का हो गया प्रोकैरियोटिक, बाकी सारों का हो गया यूकैरियोटिक, तो इसको आप आसानी से याद रख पाओगे। 5 किंगडम तो सब लोगों को पता ही है, पहला हो गया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इसको तो आपको याद रखना है। एंड इसमें कैरेक्टरिस्टिक में देख लेते हैं सेल टाइप। मोनेरा का प्रोकैरियोटिक है, एक लौता ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारों यूकैरियोटिक है। उसके बाद आगे सेल वॉल, मोनेरा का हो गया नॉन सेलुलोसिक, पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड। प्रोटिस्टा प्रेजेंट इन सम, कुछ में सेल वॉल होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं, इसलिए प्रेजेंट इन सम लिखा गया है। फंजाई में प्रेजेंट विथ काइटिन, काइटिन तो फंजाई का सेल वॉल का नेचर होता है कि फंजाई के सेल वॉल में काइटिन मिलता है, तो प्रेजेंट विथ काइटिन। प्लांटी प्रेजेंट सेलुलोज, प्लांट सेल वॉल में सेलुलोज होते हैं, तो इसमें सेलुलोज लिखा गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है एनिमल्स में किसी भी प्रकार का सेल वॉल नहीं होता है, तो इसमें सेल वॉल एब्सेंट। फिर आगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, इसलिए प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है, बाकी सारों में प्रेजेंट है। फिर आ गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा का हो गया सेलुलर, प्रोटिस्टा का भी सेलुलर, फंजाई का मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू, प्लांटी का टिश्यू या फिर ऑर्गेन। जैसे जैसे हम लोग मोनेरा से एनिमेलिया तक जा रहे हैं, वैसे वैसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होते जा रहे हैं। पहले सेलुलर था, बेसिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद आ गया मल्टी सेलुलर, जो कि सेलुलर का एग्रीगेटेड फॉर्म है मल्टी सेलुलर। फिर आ गया टिश्यू या ऑर्गेन, उसके बाद सबसे डेवलप है एनिमेलिया, एंड उसके लिए आ गया टिश्यू ऑर्गेन या ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गेन सिस्टम सबसे पहले देखा गया था एनिमल किंगडम में, बाकी सारों किंगडम में ऑर्गेन सिस्टम नहीं है। प्लांटी में भी कुछ में ऑर्गेन है, लेकिन ऑर्गेन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एनिमेलिया में देखा जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक में भी आप लोगों को याद रखना होगा कि केमोसिंथेटिक
एंड फोटोसिंथेटिक दोनों प्रकार के होते हैं। एंड हेट्रोट्रॉफिक में सैप्रोफाइट आता है एंड पैरासाइटिक आता है। इसमें भी ऑटोट्रॉफिक है प्रोटिस्टा में, इसमें फोटोसिंथेटिक, इसमें केमोसिंथेटिक भी है, इसमें सिर्फ फोटोसिंथेटिक है, आप लोगों को याद रखना है। एंड हेटेरोट्रॉफिक। फिर आ जाए हम फंजाई में भी हेट्रोट्रॉफिक है, सैप्रोफाइटिक पैरासाइटिक। मोनेरा में भी हेट्रोट्रॉफिक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। फिर आगे प्लांटी में ऑटोट्रॉफिक है, इसमें सिर्फ फोटोसिंथेटिक वाला ऑटोट्रॉफिक होता है, केमोसिंथेटिक नहीं होता प्रोटिस्टा की तरह। फिर आगे एनिमेलिया में हेट्रोट्रॉफिक, होलोजोइक एंड सैप्रोफाइटिक। इसमें सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक था, लेकिन एनिमेलिया में हेट्रोट्रॉफिक होता है, होलोजोइक एंड सैप्रोफाइटिक। तो ए वाला टेबल आप लोगों को याद करना है। टेबल नंबर 2.1 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लेना। H. Whittaker 1969 proposed a 5 kingdom classification। 5 kingdom classification किसने दिया था, ये भी पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को बोलना है R.H. Whittaker in 1969। यार भी आप लोगों को याद रखना है। The kingdoms defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia। The main criteria for classification used by him include, ये वाला भी काफ़ी बार पूछा गया है। The main criteria of 5 kingdom classification। Main criteria of 5 kingdom classification: cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship। एक पास आप लोगों को याद रखना है, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। आप लोग को एक पास पॉइंट याद रखना है। पहला तो हो गया सेल स्ट्रक्चर, और दूसरा हो गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ हो गया रिप्रोडक्शन एंड लास्ट वाला फिफ्थ हो गया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये पास पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का इंपॉर्टेंट है। द 3 domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains। इसके बाद आ गया था 3 domain system, जिसको हम सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, लेकिन ये ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, इसलिए हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही आज के दिन में मानते हैं। ए वाला तो आया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, लेकिन ए वाला ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। 3 डोमेन सिस्टम इसको दिया था 1994 में दिया गया था, लेकिन एनसीईआरटी में ये सब मेंशन नहीं है, तो आप लोगों को याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। 3 डोमेन सिस्टम, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। डोमेन सिस्टम डोमेन सिस्टम, इसमें जो मोनेरा है ना, उसको टू डोमेन्स में डिवाइड किया गया था एंड लिविंग द रिमेनिंग यूकेरियोट्स इनटू द 3rd डोमेन। यूकेरियोट्स को डिवाइड नहीं किया गया था, लेकिन जो मोनेरा है इसको आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, ये दोनों कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। मोनेरा को डिवाइड किया गया था 2 डोमेन्स में। मोनेरा को डिवाइड किया गया था 2 डोमेन्स में, जिसमें आते हैं आर्किया एंड यूबैक्टीरिया। आर्किया में डिवाइड किया गया था एंड यूबैक्टीरिया। और जो रिमेनिंग यूकेरियोट्स है इसको 3rd डोमेन में रखा गया था। 3 डोमेन मोनेरा तो हो गया, ये 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, एंड जो रिमेनिंग यूकेरियोट्स है इसको 3rd कैटेगरी में रखा गया था। यूकेरियोट्स को इसको बोला गया था यूकैरिया। इसमें आ जाता है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्रोटिस्टा,
फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ये हो गया हमारा 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन सिस्टम को मोनेरा जो है उसको 2 डोमेन्स में डिवाइड किया गया था, आर्किया एंड यूबैक्टीरिया। और जो रिमेनिंग यूकैरियोट्स है इसको एक डोमेन में रखा गया था, इसलिए इसको 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं, या इसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोले जाते हैं। ये हो गया पहला किंगडम, दूसरा किंगडम, तीसरा, चौथा, 5th एंड 6th, इसलिए इसको 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोले जाते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड 6 किंगडम सिस्टम। It is also called 6 kingdom system. It is also called 6 kingdom system. Let us look at 5 kingdom classification to understand the issues and consideration that influence the classification system. Earlier, classification system included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm, and angiosperm under plenty. The character that unified this whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall in their cell. पहले के ज़माने में सेल वॉल के बेसिस पर जिसमें सेल वॉल है उसको प्लांटी में रखा गया था। इंसान में सेल वॉल है इसलिए इसको प्लांट किंगडम में रखा गया था। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स which widely differed in other characters. It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae. Cyanobacteria को blue-green algae बोला जाता है। With other groups which were eukaryotic. It is also grouped together the unicellular organisms and the multicellular. For example, Chlamydomonas and Spirogyra. इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। इसका एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है। Chlamydomonas and Spirogyra under algae. This classification did not differentiate between the heterotrophic group fungi जो है वो heterotrophic है, and autotrophic green plants, though they also showed a characteristic difference in their wall composition. The fungi had chitin. जैसा मैंने टेबल पढ़ के बताया था कि फंजाई के सेल वॉल काइटिन से बनाया गया है। इन देयर वॉल्स while green plants had a cellulosic cell wall. और प्लांट्स के सेल वॉल पर सेलुलोसिक मतलब प्लांट्स के सेल वॉल सेलुलोसिक होते हैं एंड फंजाई के सेल वॉल काइटिन से बने गए हैं। When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom. इसके बेसिस पर फंजाई को सेपरेट किंगडम दिया गया था। All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera. जो prokaryotic organisms है उसको एक kingdom दिया गया था और उसका नाम है Monera. And unicellular eukaryotic organisms were placed in the kingdom Protista. और जो unicellular eukaryotic है उनको Protista में रखा गया था। All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera, and the unicellular eukaryotic organisms were placed in the kingdom Protista. The kingdom Protista has brought together Chlamydomonas, Chlorella. Chlorella को earlier placed in the algae within plants and both having cell wall. Chlorella को पहले plant kingdom में रखा गया था, लेकिन अब इनको Protista kingdom में रखा गया है Chlamydomonas के साथ। And Paramecium and Amoeba, इन दोनों को पहले एल्गी में थे, अब प्लांट पहले इसको एल्गी में रखा गया था लेकिन अब इसको दूसरा किंगडम दे दिया गया जिसका नाम है प्रोटिस्टा। एंड पैरामीशियम एंड एमीबा, इसको पहले अर्लियर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम बिकॉज इसके पास सेल वॉल नहीं था, विच लैक सेल वॉल। पैरामीशियम एंड एमीबा में सेल वॉल नहीं था इसलिए इसको एनिमेलिया में रखा गया था, लेकिन इसके कैरेक्टरिस्टिक को नज़र देते हुए अब इसको प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया है। ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला पहले था एल्गी में विथिन प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल, लेकिन अब इन लोगों को रखा गया है किंगडम प्रोटिस्टा में। एंड पैरामीशियम एंड एमीबा, जिसको पहले रखा गया था एनिमल किंगडम में बिकॉज इनके पास सेल वॉल नहीं था, लेकिन इसको भी अब प्रोटिस्टा में रखा गया है।
It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms. This happened because the criteria for classification changed. Because criteria of classification चेंज किया गया, इसलिए हम लोगों ने एक नया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लिया और इसके बेसिस पर सारे ऑर्गेनाइजर्स को किसको कौन से किंगडम में रखना है ये वाला फैसला किया. This kind of changes will take place in future to depending on the improvement. ऐसा नहीं कि ये वाला सिस्टम अब रुक जाएगा, इसका फ्यूचर में भी कुछ अगर नया चीज़ का इन्वेंट होता है तो ये इम्प्रूव होता जाएगा. इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसके बेसिस पर ओवर टाइम एन अटेम्प्ट has been made to evolve a classification system which reflects not only morphological, physiological and reproductive similarities but also phylogenetic based on evolutionary relationship. ये आप लोगों को याद रखना है. Phylogenetic based on evolutionary relationship. In this chapter, we will study characteristic of kingdom Monera, Protista, Fungi. मतलब व्हिटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के सारे किंगडम हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. इस चैप्टर में प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम को डिस्कस नहीं किया गया है, उसके लिए एक सेपरेट चैप्टर है. तो उस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग प्लांट एंड एनिमल किंगडम को डिस्कस करेंगे. इस चैप्टर में हम लोग 3 किंगडम को डिस्कस कर रहे होंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई. तो हम लोग आगे हमारे पहला किंगडम पर, किंगडम मोनेरा. ये हमारा पहला किंगडम. बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा. किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर है बैक्टीरिया. इसको आप लोगों को याद रखना है. बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा. They are the most abundant microorganisms. बैक्टीरिया occur almost everywhere. ये सब लाइन आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है. इसमें से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं. Hundreds of bacteria are present in handful of soil. They also live in extreme habitats such as hot springs, desert, snow, and deep oceans, where very few other life forms can survive. बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग में भी मिलते हैं, डेजर्ट में, स्नो में, डीप ओसेन्स में भी बैक्टीरिया मिलते हैं. बैक्टीरिया ग्रुप अंडर 4 कैटेगरीज. ये आप लोगों को याद रखना है. ऑन देयर शेप के बेसिस पर इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. पहला हो गया स्पेरिकल को कोकस भी बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म हो गया कोकाई. रॉड शेप बैक्टीरिया को बेसिलस बोलते हैं, इसका प्लूरल फॉर्म हो गया बेसिली. एंड कोमा शेप्ड फिब्रियम, प्लूरल फिब्रियो. एंड स्पाइरिलम, प्लूरल स्पाइरिला. बैक्टीरिया का 4 कैटेगरीज है. पहला है स्पेरिकिला कोकस, दूसरा है रॉड शेप्ड एंड बेसिलस. रॉड शेप को कोई बेसिलस बोले जाते हैं. तीसरा है कोमा शेप्ड या फिब्रियम. एंड 4th कैटेगरी है स्पाइरल शेप. इसमें इसका डायग्राम भी दिया गया है. एक कोक्काई जो स्पेरिकल फॉर्म में है वो है कोक्काई, स्पेरिकल फॉर्म में है. दूसरा है बेसिलाई जो कि रॉड जैसे दिखते हैं, रॉड शेप, ऐसे करके रॉड शेप. स्पाइरिला स्पाइरल फॉर्म में है, ऐसे करके स्पाइरल फॉर्म में है वो स्पाइरिला. इसका अगर डायग्राम दिया जाए तो आप लोग इजीली पहचान सकते हो अगर ऐसा आपको लोगों को याद होगा तो. और फिब्रियो होता है कोमा शेप ऐसे करके हो जाएगा, एकदम ऐसे डबल फॉर्म में दिया गया, ये है फिब्रियो.
Though the bacteria structure is very simple, they are very complex in behavior. ये वाला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बैक्टीरिया स्ट्रक्चर में सिंपल होता है लेकिन बिहेवियर इसका कॉम्प्लेक्स होता है. Compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. Bacteria as a group show most extensive metabolic diversity. इसको भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. मैं एक टेस्ट पेपर देख रही थी, उसमें ऐसे करके पूछा गया था बैक्टीरिया एज ए इंडिविजुअल सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी. तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है कि बैक्टीरिया एज ए ग्रुप. तो ये वाला आप लोगों को याद रखना है, बैक्टीरिया एज ए ग्रुप सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, नॉट एज ए इंडिविजुअल. एज ए ग्रुप आप लोगों को याद रखना है. Some of bacteria are autotrophic. They synthesize their own food from inorganic substrate. कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं. ऐसा नहीं कि सारे बैक्टीरिया जो है ना वो हेटेरोट्रॉफिक होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी होता है. मतलब they can prepare their own food from inorganic substrates. They may be photosynthetic autotrophic or chemosynthetic autotrophic. ऑटोट्रॉफिक भी दो टाइप्स के हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक. इसे मोनेरा किंगडम के लिए है क्योंकि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक प्लांटी में नहीं मिलते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है. लेकिन बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, तो इसमें दोनों ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, फोटोसिंथेटिक भी और कीमोसिंथेटिक भी. द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप्स. लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो है ना वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं. ऑटोट्रॉफ ऐसा नहीं कि ऑटोट्रॉफ बिल्कुल नहीं होंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे लेकिन कम होंगे. इसके मुकाबले हेट्रोट्रॉप्स बैक्टीरिया मेजॉरिटी पाया जाता है. दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड. मतलब दे लोग डिपेंड करता है अदर ऑर्गेनिजम्स में फूड प्रिपेयर करने के लिए. इसको हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं जो डिपेंडेंट होता है अदर ऑर्गेनिजम्स में. फिर आगे हम बैक्टीरिया का एग्जाम्पल्स, आर्की बैक्टीरिया जो दिया गया है, आर्की बैक्टीरिया हो गया, यू बैक्टीरिया हो गया, जो एनसीईआरटी में मेंशन है, आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है. आप लोगों को लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीड करना है ताकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए या फिर एनसीईआरटी लाइन्स घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चंस बना लिया जाए तो आप लोग इसका आंसर कर पाओ. तो आगे हम लोग आर्की बैक्टीरिया पर. These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty areas. जो बैक्टीरिया एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज में मिलते हैं इसको हेलोफाइल्स बोला जाता है. हॉट स्प्रिंग में जो बैक्टीरिया मिलते हैं इसको थर्मो एसिडोफिल्स बोलते हैं. एंड मार्सी एरियाज वाले बैक्टीरिया को बोलते हैं मिथेनोजेन. ये सारे आर्की बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, आप लोगों को याद रखना है. ये सारे के सारे आर्की बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, जो हेलोफाइट्स हो गया, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मिथेनोजेन्स. आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस स्पेशल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन. आर्की बैक्टीरिया जो है ना वो बाकी बैक्टीरिया से डिफर करता है सेल वॉल स्ट्रक्चर में, जो कि इन लोगों को एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए मदद करता है. इसका सेल वॉल स्ट्रक्चर. Methanogens are present in the gut of several ruminant animals such as cows and buffaloes and they are responsible for the production of methane. Methane को ही हम लोग बायोगैस बोलते हैं from the dung of these animals. तो मिथानोजेन आप लोगों को याद रखना है, ये मिलते हैं several ruminant animals such as cows and buffaloes. Gut of several ruminant animals such as cows and buffaloes. जिससे हम मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस मिथानोजेन बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं. फिर हम आ गए यू बैक्टीरिया. There are thousands of different eubacteria or true bacteria. They are characterized by the presence of a rigid cell wall and if motile, a flagellum. The cyanobacteria, also referred to as blue-green algae. साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं. Have chlorophyll A similar to green plants and are photosynthetic autotrophs. The cyanobacteria are unicellular.
ये आप लोगों को याद रखना है। साइनोबैक्टीरिया जो है ना वो यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल और फिलामेंटस, फ्रेश वाटर और मेरीन दोनों में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर और मेरीन में, और टेरेस्ट्रियल एल्गी। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनियस सेट। They often forms blooms in polluted water bodies. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocyst. ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स मतलब सम ऑफ यू बैक्टीरिया, अगर कौन सा बैक्टीरिया पूछा जाए जो कि हेटेरोसिस्ट फॉर्म करते हैं तो आप लोगों को बताना है यू बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल है नॉस्टॉक एंड एनाबिना। इसके बाद आ गया जो हेटेरोसिस्ट होता है ना वो साइनोबैक्टीरिया फॉर्म करता है और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में आते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स साइनोबैक्टीरिया के कौन सा वाला ऑटोट्रॉप्स शो करता है ये भी पूछे जाते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स या फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, तब आप लोगों को बोलना है साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होता है। फिर आगे हम कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया and use the release energy for their ATP production. They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ग्रेट रोल प्ले करता है रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। ये आप लोगों को याद रखना है कौन कौन से एलिमेंट्स के नाम दिया गया है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। नाइट्रोजन ये आप लोगों को, आप लोग अगर इसका कुछ न्यूमोनिक बना के याद रखना चाहते हो तब भी आप लोग रख सकते हो। अगर आप लोगों का खुद का न्यूमोनिक बना सकते हो तो काफ़ी अच्छा है। अगर ये सारे एलिमेंट्स के नाम पूछे गए कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स, इसमें कौन कौन से रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स के एलिमेंट्स हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के अंदर, तो आप लोग अगर इसका सही जवाब दे पाओ तो इसका आप लोगों को न्यूमोनिक बना के रखना है NPFES, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, निप्स, ऐसे करके कुछ न्यूमोनिक्स बना सकते हो तो बना लेना। इसके बाद हम लोग आगे हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के, ये मैं अच्छी तरह से लिख देती हूँ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया और मोस्ट एबंडेंट इन नेचर। जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया ज़्यादा एबंडेंट होता है और ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं नेचर में, लेकिन हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं। द मेजॉरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स, मेनी ऑफ देम हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या क्या करते हैं, हेल्पिंग इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स। ये सारे आप लोगों को याद रखना है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के अंदर। Legume roots, etc. Some are pathogen causing damage to human beings. कुछ human beings के लिए पैथोजन के रूप में भी काम करते हैं। Crops, farm animals, pets, Chlorella typhoid, tetanus, citrus, canker are well-known diseases caused by different bacteria. जो इनमें से कुछ डिजीज के नाम दिए जाएंगे, आप लोगों को पूछे जाएंगे कि ये बैक्टीरिया से है, बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है, तब आप लोगों को याद रखना है कि कौन कौन से बैक्टीरियल डिजीज है। ये हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से बैक्टीरियल डिजीज है, कौन कौन से वायरल डिजीज है। तो इस वाले चैप्टर के लिए आप लोगों को ये भी याद रखना है, क्लोरेला, टाइफॉइड, टिटनस, साइट्रस, कैंकर, ये सब बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। ये लोग स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, और अनफेवरेबल कंडीशन में ये लोग स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय ए सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय adopting a primitive type of DNA transfer from one bacteria to another.
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोगों को याद रखना है एडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, और अनफेवरेबल कंडीशन में दे आर प्रोड्यूस स्पोर्स. The mycoplasma are organisms that completely lack cell wall. They are smallest living cells known and can survive without oxygen. माइक्रोप्लाज्मा के बारे में आप लोगों को याद रखना है. माइक्रोप्लाज्मा जो है ना वो completely lack cell wall. सेल वॉल इसमें नहीं होता. They are smallest living known organism and can survive without oxygen. इसमें they can live without oxygen. ऑक्सीजन नहीं भी हो तो ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं. Many mycoplasma are pathogenic in animals and plants. ये आप लोगों को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं. Many mycoplasma are pathogenic only in animals, ऐसे करके दिया जा सकता है, तब आप लोगों को ध्यान रखना है. Many mycoplasma are pathogenic in both animal and plants. यहाँ पर किंगडम मोनेरा हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है. अब हम लोग आगे हैं अपना नेक्स्ट किंगडम प्रतिष्ठा में. तो ये वाला दूसरा किंगडम है. जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि इस चैप्टर में हम लोग 3 किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, और बाकी प्लांटिया एंड एनिमिलिया हम लोग दूसरे चैप्टर में डिस्कस कर रहे होंगे. इस चैप्टर में हम लोग 3 ही चैप्टर को अच्छे से प्रॉपरली पढ़ेंगे, और बाकी 2 चैप्टर में बाकी 2 किंगडम हम अच्छे से कर लेंगे. तो अब हम लोग आ गए अपना सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा में, और उसके बाद थर्ड किंगडम पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. किंगडम प्रोटिस्टा. ऑल सिंगल सेल यूकेरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा. जैसा कि मैंने टेबल पर बताया था कि यूकेरियोट्स होते हैं प्रोटिस्टा, और उसके नीचे वाले लाइंस में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंगल सेल यूकेरियोट्स को प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है. ये भी आप लोगों को याद रखना है. ऑल सिंगल सेल यूकेरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड. ये भी आप लोगों को याद रखना है कि इस किंगडम के बाउंड्रीज आर वेल डिफाइंड नहीं होते हैं. तब आप लोगों को आंसर करना है किंगडम प्रतिष्ठा में बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं होते हैं. What may be a photosynthetic protista to one biologist may be a plant to another. In this book we include crassophytes. ये सब किंगडम प्रतिष्ठा के अंदर आते हैं. क्रासोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूक्लेनॉइड्स, साइमोल्स एंड प्रोटोजोआ. अंदर प्रोटिस्टा, ये आप लोगों को ये वाला लाइन याद रखना है कि प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या आता है. क्रासोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, यूक्लेनॉइड्स, साइमोल्स एंड प्रोटोजोआ. Members of protista are primarily aquatic. This kingdom forms a link with the other dealing with plants, animals and fungi. Being eukaryotes, the protistan cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. This kingdom forms a link with the other dealing with plants and animals and fungi. ये वाला किंगडम जो है ना वो अदर किंगडम्स के साथ लिंक शो करते हैं. प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, फंजाई हो गया. मतलब जो प्लांट्स के अंदर पे भी नहीं आते, एनिमल्स के अंदर भी नहीं आते हैं, फंजाई के अंदर भी नहीं आते, उसको सारे ऑर्गेनिजम्स को लाके प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया है. Being eukaryotes, the protistian cell body contains a well-defined nucleus. इसमें well-defined nucleus होता है. Another membrane-bound organelles. Some have flagella or cilia. Flagella और cilia कुछ में पाए जाते हैं. प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation. प्रोटिस्टा के अंदर हम लोग पहले आ गए क्रासोफाइट्स में. क्रासोफाइट्स, दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाइटम एंड गोल्डन एल्गी. तो क्रासोफाइट्स के अंदर डाइटम्स होते हैं, गोल्डन एल्गी है. आप लोगों को ये याद रखना है. गोल्डन एल्गी को ही डेस्मिड बोले जाते हैं. They are found in fresh water as well as in marine environment. ये भी आप लोगों को याद रखना है. They are microscopic and float passively in water currents. इसको प्लैंकटन बोलते हैं. Most of them are photosynthetic. In diatoms, the cell wall form 2 thin overlapping cells which fit together as in a soap box. In diatoms, the cell wall form 2 thin overlapping. इसको भी कई बार एग्जाम में ठीक करके दिया जाता है, तब आप लोगों को याद रखना है. डाइटम सेल वॉल thin overlapping cells को फॉर्म करते हैं which fit together as in a soap box.
मतलब ऐसे ऐसे करके सोप बॉक्स की तरह ये लोग थिन ओवरलैपिंग शो करते हैं, सोप बॉक्स की तरह रहते हैं. द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका. द आइटम्स के वॉल सिलिका से बने हुए रहते हैं. ये आप लोगों को याद रखना है. एंड दस द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल. सिलिका के वजह से ये लोग indestructible है cell walls. Thus, the items have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. This accumulation over billions of years is referred to as diatomeous earth. ऐसे billions of years accumulate होकर ये लोग diatomeous earth form करते हैं. Being gritty, this soil is used by polishing filtration of oils and syrup. Diatoms are the chief producers in the ocean. A line भी important है. Being gritty, this soil is used by polishing, filtration of oils and syrups. The items are the chief producer in the ocean. एक बहुत important line है, इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देती हूँ. The items are the chief producer in the ocean. क्राइसोफाइट्स के अंदर आता है डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी. गोल्डन एल्गी को डेस्मिड भी बोले जाते हैं. और ये जो डाइटम है ना, वो चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन होते हैं. फिर हम आगे डाइनोफ्लैजेलेट. दिस ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मेराइन. क्राइसोफाइट्स वाला तो था. फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन एनवायरनमेंट, दोनों में पाए जाते थे. लेकिन डाइनोफ्लैजेलेट जो है ना, वो मोस्टली मेरीन होता है एंड फोटोसिंथेटिक होता है. दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स. येलो होते हैं, ग्रीन होते हैं, ब्राउन, ब्लू डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट. उसके सेल में जो मेन पिगमेंट पाए जाते हैं उसके बेसिस पर इसका कलर अलग अलग कलर शो करते हैं. येलो हो गया, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड भी शो करते हैं डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट. द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस. इसका सेल वॉल स्टिफ सेलुलोज प्लेट होता है आउटर सरफेस पर. मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला. इसका नाम ही है डाइनोफ्लैजेलेट. डाइनो मतलब दो एंड फ्लैजेलेट मतलब फ्लैजेला. इसलिए इसको डाइनोफ्लैजेलेट बोलते हैं. ये लोग शो करते हैं टू फ्लैजेला. One lies longitudinally and the other transversely in a furrow between their wall plates. डाइनोफ्लैजेलेट नाम से ही पता चलता है कि इसमें दो फ्लैजेला है, टू फ्लैजेला. और कौन कौन से फ्लैजेला कहाँ पर है इसको भी आप लोगों को याद रखना है. One lies longitudinally and other transversely in a furrow फॉर्म करते हैं between their wall plates. Very often red डाइनोफ्लैजेलेट. रेड डाइनोफ्लैजेलेट का एग्जाम्पल है गोन्यूलेक्स. Undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red. इसको हम रेड टाइड बोलते हैं. रेड टाइड कौन दिखाते हैं इसलिए आपको बोलना है गोन्यूलेक्स. रेड डाइनोफ्लैजेलेट इट्स गोन्यूलेक्स. Toxin released by such large numbers may even kill other marine animals such as fishes. एक गोन्यूलेक्स बहुत टॉक्सिक है. टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिसके वजह से जो मैराइन एनिमल्स हैं सच एज फिशेस इसकी डेथ हो जाती है. ये टॉक्सिन इसको किल करते हैं. फिर हम आगे यूग्लिनोइड्स. Majority of them are freshwater organisms found in stagnant water. Instead of cell wall, they have a protein-rich layer called pellicle, which make their body flexible. They have two flagella. यूग्लिनोइड्स का भी दो फ्लैजेला होता है. मेजॉरिटी इसका फ्रेश वाटर होता है. क्राइसोफाइट्स का तो दोनों था, मेराइन एंड फ्रेश वाटर. डाइनोफ्लैजेलेट मोस्टली मेराइन, यूग्लिनोइड्स फ्रेश वाटर. ये आप लोगों को याद रखना है. फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर. इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल. इसको पेलिकल बोलते हैं. विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल. प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल की वजह से इसका बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं. दे हैव टू फ्लैजेला, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग. डाइनोफ्लैजेलेट में भी टू फ्लैजेला था लेकिन इसका अलग से गया है. वन लॉन्गिट्यूडनली, वन ट्रांसवर्सली. वन पूरा फॉर्म करते हैं लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग. आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, एक शॉर्ट है एक बहुत लॉन्ग है. ये हो गया यूग्लिनोइड का डायग्राम. दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स. ये वाला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है. दो दे आर फोटोसिंथेटिक
In presence of sunlight, when deprived of sunlight, they behave like heterotrophs. Interestingly, the pigments of euglenoids are identical to those present in the higher plants. इसका पिगमेंट हायर प्लांट्स के पिगमेंट का आइडेंटिकल होता है. इसका एग्जांपल है यूग्लेना. यूग्लेना डायग्राम में दिया गया है. मैं आप लोगों को डायग्राम बता देती हूँ. फिगर 2.4 पहला हो गया डाइनोफ्लेजेलेट का डाइनोफ्लेजेलेट और दूसरा हो गया यूग्लेना जो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है. तीसरा हो गया स्लाइम मोल्ड. हम नेक्स्ट स्लाइम मोल्ड पढ़ेंगे. एंड चौथा वाला हो गया पैरामीशियम. ये वाला पैरामीशियम. उसके बाद हम आ गए स्लाइम मोल्ड्स. स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट. स्लाइम मोल्ड जो है ना वो सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होता है. एनसीईआरटी में सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट बोले तो सिर्फ स्लाइम मोल्ड ही इसका एग्जांपल दिया गया है. तो आप लोग को अगर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट करके आ जाए तो आप लोगों को स्लाइम मोल्ड मार्क करके आना है. स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट. The body moves along decaying twigs and leaves, engulfing organic material. Under suitable condition, they form an aggregation called plasmodium. ये लोग suitable condition में, ये हम लोगों को याद रखना है कौन suitable condition में फॉर्म करते हैं, कौन unfavorable condition में कौन सा फॉर्म करते हैं. They form an aggregation called plasmodium. Suitable condition में plasmodium फॉर्म करते हैं, which may grow and spread over several feet. तो सुइटेबल कंडीशन में एग्रीगेशन फॉर्म करता है एंड इसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं. आप लोगों को याद रखना है. ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ये हो गया अनसुइटेबल कंडीशन में. ड्यूरिंग अनसुइटेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्लोटिंग बॉडीज. तो फेवरेबल कंडीशन में फ्लोटिंग बॉडीज नहीं बनता. एफ तो आप लोग को याद रखना है एफ से एफ नहीं बनेगा. फेवरेबल कंडीशन में फ्लोटिंग बॉडीज नहीं बनेगा. अनफेवरेबल कंडीशन में फ्लोटिंग बॉडीज बनता है. During unfavorable condition, Plasmodium differentiate and form fruiting bodies, bearing spores at their tips. ये लोग spores शो करते हैं unfavorable condition में. And fruiting body आप लोगों को याद रखना है. The spores possess true walls. They are extremely resistant and survive for many years, even under adverse condition. The spores are dispersed by air currents. ये आप लोगों को याद रखना है. The spores are dispersed by air currents in case of slime molds. उसके बाद हम लोग आ गए प्रोटोजोआंस पे. प्रोटोजोआंस, ऑल प्रोटोजोआंस आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लिव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट. दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स. ऑल प्रोटोजोआ आर हेटेरोट्रॉप्स, आप लोगों को याद रखना है. एंड प्रीडेटर के रूप में रहते हैं और पैरासाइट के फॉर्म में. दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स. ये आप लोगों को अगर पूछे प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स कौन सा है तो आप लोगों को प्रोटोजोआंस बोलना है. देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ का मेजर ग्रुप 4 टाइप्स में प्रोटोजोआ को डिवाइड किया गया है. देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ. पहला हो गया एमीबॉइड प्रोटोजोआ. Amoeboid protozoa. These organisms live in fresh water, sea water और moist soil. तो amoeboid protozoa fresh water में भी मिलता है, sea water में भी मिलता है, moist soil में भी मिलते हैं. They move and capture their prey by putting out pseudopodia. ये आप लोगों को याद रखना है. pseudopodia जिसको false feet बोलते हैं, ये amoeboid protozoa के अंदर मिलता है. amoeboid protozoa pseudopodia. As in amoeba, marine forms have silica cells on their surface. Some of them such as entamoeba are parasite. entamoeba इसका एग्जाम्पल है एमीबॉइड प्रोटोजोआंस का. एमीबॉइड प्रोटोजोआंस का एग्जाम्पल हो गया entamoeba जो कि पैरासाइट है. ये आप लोगों को याद रखना है. तो एमीबॉइड प्रोटोजोआ के अंदर हम लोगों को क्या क्या याद रखना है. These organisms live in fresh water, sea water और moist soil. तीनों जगह में ये प्रोटोजोआ मिलते हैं. They move and capture by prey by putting out pseudopodia. pseudopodia आप लोगों को याद रखना है false feet होता है pseudopodia. इसके बाद आप लोगों को याद रखना है marine forms have silica cells on their surface. Some of them such as entamoeba जो कि पैरासाइट होता है. तो ये हो गया एमीबॉइड प्रोटोजोआ. उसके बाद आगे हम फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ. Flagellated protozoa. The members of this group are either free living or parasite. ये आप लोगों को याद रखना है. ये फ्री लिविंग भी हो सकता है और पैरासाइट भी हो सकता है. either free living और parasite.
पैरासाइटिक। दे हैव फ्लैजिला, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ के फ्लैजिला होते हैं, नाम से ही पता चलता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, तो इसका फ्लैजिला होता है। द पैरासाइटिक फॉर्म कॉज डिजीजेज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। तो स्लीपिंग सिकनेस कौन सा प्रोटोजोआ कॉज करता है, तब आप लोगों को आंसर देना है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्लीपिंग सिकनेस एक कॉज करता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। इसका एग्जाम्पल ट्रिपानोसोमा। तो इसमें आप लोगों को क्या क्या याद रखना है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ के फ्लैजिला होता है। दे कैन बी फ्री लिविंग और पैरासाइट, आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट दोनों हो सकता है, फ्री लिविंग भी हो सकता है और पैरासाइटिक भी हो सकता है। और वो लोग डिजीज कॉज करते हैं। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस इसका एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है ट्रिपैनोसोमा। इसका फुल नेम है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। बेसिकली एक टाइप का फीवर होता है जो कि पहले गैम्बिया फीवर नाम के एक फीवर को कॉज करता है और सीवियर केसेस में बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है, इसलिए एक काफ़ी डेंजरस सिचुएशन हो जाता है स्लीपिंग सिकनेस, जो कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ के जरिए होता है। और अगर सीवियर कंडीशन हो जाए तो इसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं। इसका नाम है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। और एक टाइप का जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन एक टाइप का और डिसीज एक कॉज करते हैं जिसको बोलते हैं सीसी फ्लाई। इसका साइंटिफिक नेम है ग्लोसिना पाल्पेलिस, जिसको सीसी फ्लाई बोलते हैं। ए सीसी फ्लाई नाम के इंसेक्ट से ट्रांसफर होता है, जो कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ के अंदर भी आता है। और एक टाइप का होता है काला जड़ नाम का एक टाइप का डिजीज, जिसको लैस्मेनिया दोनावानी भी बोलते हैं। इसका फैक्टर होते हैं सैंड फ्लाई। इतना कुछ एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में सिर्फ आप लोग स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस को याद रखना। इसका सीवियर कंडीशन में इसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं। इसके बाद हम लोग आगे थर्ड टाइप में, जो कि है सीलिएटेड प्रोटोजोआ। Ciliated protozoans are aquatic, actively moving organisms because of the presence of thousands of cilia. जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसके पास सिलिया होता है। जैसे कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स में फ्लैजिला होता था, वैसे ही सीलिएटेड प्रोटोजोआन्स में सिलिया होता है। thousands of cilia, they have a cavity. सीलिएटेड प्रोटोजोआ में एक कैविटी होता है जिसको गलेट बोलता है, that opens to the outside of the cell surface. The coordinated movement of rows of cilia causes the water landed with food to be stirred into the gullet. एग्जाम्पल होता है इसका पैरामेसियम। तो सीलिएटेड प्रोटोजोआ के अंदर आप लोगों को याद रखना है, इसमें थाउजेंड ऑफ सिलिया प्रेजेंट होता है। दे हैव ए कैविटी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के प्रोटोजोआन्स में कैविटी होता है, तब आप लोगों को बोलना है सीलिएटेड प्रोटोजोआ में। और इसका एग्जाम्पल है पैरामेसियम। इसके बाद आ गया लास्ट वाला स्पोरोजोन्स। These include diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle. The most notorious is Plasmodium. Plasmodium ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इसका लाइफ साइकिल भी हम लोग पढ़ेंगे। मैलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल है। स्पोरोजोन प्रोटोजोन का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम मैलेरियन पैरासाइट। Which causes malaria? Which causes malaria? A disease which has a staggering effect on human population. तो स्पोरोजोन्स में आप लोगों को याद रखना है, इसका एक इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेज होता है इन देयर लाइफ साइकिल। इसका एग्जाम्पल होता है प्लाज्मोडियम मैलेरियल पैरासाइट व्हिच कॉजेस मलेरिया। तो अगर एक क्वेश्चन आया था, मतलब किसी इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट में पूछे गए थे कि कौन सा ऐसा प्रोटोजोआ है जो कि पैरासाइट होते हैं, इसका ऑल मेंबर्स पैरासाइट होते हैं, तब आप लोगों को बोलना है प्लाज्मोडियम, जिसका कि आंसर होगा स्पोरोजोआन्स। तो स्पोरोजोआन्स एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो कि इसका सारे मेंबर्स पैरासाइटिक होता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा ऐसा प्रोटोजोआ है कि जो कि सारे मेंबर्स इसके पैरासाइटिक फॉर्म में मिलते हैं, तब आप लोगों को आंसर करना है स्पोरोजोआन्स। इसके अंदर आएगा प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉज करते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्राइसोफाइट्स,
डायनोफ्लैजेलेट्स, यूक्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोआंस के अंदर भी हम लोगों ने देख लिया एमीबॉइड प्रोटोजोआ, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ, सिलिएटेड प्रोटोजोआ एंड स्पोरोजोआंस। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने पहले क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिया कि पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, फिर लिनियस साहब ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन लाया था, एरिस्टोटल का भी क्लासिफिकेशन सिस्टम देख लिया। उसके बाद 3-4 किंगडम क्लासिफिकेशन तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि आरएच हुई थी कर्नेलिया था 1969 में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में हम लोग 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को ही डिस्कस करते हैं। और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसको 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, ये भी आया था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। तो हम लोग अभी के टाइम में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही लेते हैं। और इसके बाद हम लोग किंगडम मोनेरा से स्टार्ट किया। हम लोगों ने किंगडम मोनेरा में हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में जानकारी लिया, माइकोप्लाज्मा के बारे में, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, इसमें से कई प्रकार के कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक में कौन कौन से एलिमेंट्स थे जो कि रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स के रूप में काम करते थे। हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया हो गया। और ए वाला डायग्राम में आप लोगों को बताना भूल गए, ए वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है। फिगर ए नॉस्टॉक का फिगर दिया गया है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ये जो होता है ना, इसको हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था हेट्रोसिस्ट के बारे में, जो कि स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं हेट्रोसिस्ट, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने में हेल्प करते हैं। और इसका जो कवर होता है इसको बोलते हैं म्यूसिलेजिनियस सीट। ये आप लोगों को याद रखना है, नॉस्टॉक का डायग्राम। और बैक्टीरिया कैसे डिवाइड करता है इसके बारे में भी हम लोग बात किए थे, मेनली बाय फिजन और बाय एडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। ये डायग्राम भी आप लोगों को याद रखना है। ये अंदर वाला हो गया सेल मेम्ब्रेन और बाहर वाला हो गया सेल वॉल, और इसका जो अंदर का एक करके पार्ट है इसको बोलते हैं डीएनए। इसमें बेसिकली 2 है ना, इसका बाहर वाला है सेल वॉल एंड इसका अंदर वाला लेयर है सेल मेम्ब्रेन। 2 टाइप के लेयर दिखाया गया है, अंदर का लेयर है सेल मेम्ब्रेन और बाहर का लेयर होता है सेल वॉल, और इसका बेस का जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं डीएनए। इसके बाद हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा को डिस्कस किया। किंगडम प्रोटिस्टा के बाउंड्रीज जो होते हैं ना वो वेल डिफाइन नहीं होते हैं, और किंगडम प्रोटिस्टा सिंगल सेल यूकेरियोट्स को किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखते हैं। इसका क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट, यूक्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ करके 5 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। इसके बारे में भी हम लोगों ने एक एक करके सारे को डिस्कस किया है। आप लोग यहाँ तक याद कर लेना। मैं इस चैप्टर के लिए दूसरा पार्ट बना दूंगी, दूसरा लेक्चर ले आऊँगी, जिसमें हम लोग किंगडम फंजाई पूरा डिस्कस करेंगे। किंगडम फंजाई, इसमें फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, ये सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। और किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, इसका तो एक अलग चैप्टर है, लेकिन हम लोग थोड़ा करके यहाँ पर इस चैप्टर में बेसिकली जितना बताया गया है वो सब डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में जितना बताया गया है, और दूसरे वाले चैप्टर में ये वाले किंगडम तो हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर जितना बताया गया है वो मैं आप लोगों को बोल दूँगी। और इसके बाद फाइरस, फाइडोइड्स, प्लेऑन्स एंड लाइकेन, जो कि 5 किंगडम सिस्टम में इसको कोई भी जगह नहीं दिया गया था, इसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ साइंटिस्ट का नाम है जो कि इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद आ गया समरी वाला पोर्शन, और उसके बाद ले आऊँगी मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। तो ये वाला बसा हुआ पोर्शन मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगी। तब तक के लिए आप लोग जितना पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करते रहिए, और नेक्स्ट वाला लेक्चर मतलब जितना बाकी रह गया वो वाला पोर्शन में जल्दी ही लेके आऊँगी। तब तक आप लोग रिवाइज करते रहिए।